हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव शंकर और आप मेरे साथ इस वीडियो में पढ़ेंगे साइंस, जो कि एनसीईआरटी का बुक है क्लास 7 का। जिसके हम 5वें चैप्टर का आज अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। और 5वें चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक और लवण, यानी कि एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। इनका हम अध्ययन करेंगे पूरा बारीकी से। हम अपने दैनिक जीवन में अपने घरों में देखते हैं इस्तेमाल होते हुए नींबू, इमली, नमक, शक्कर और सिरका। ये सभी ऐसे पदार्थ हैं जिनका अमूमन हमारे घरों में इस्तेमाल होता है और हम इनको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, खाने में ये कैसे लगते हैं, इनकी प्रकृति क्या होती है, इनका हम अध्ययन करेंगे। अब आप चख के देखेंगे नींबू का रस कैसा लगता है, तो खट्टा लगता है, लेकिन इनको हम क्या कहेंगे। ठीक है, अब संतरे का रस होता है, सिरका, दही, इमली, इन सभी चीज़ों को हम क्या कहेंगे। अब चख के देखने के बाद हमें ये चीज़ें पता चलती हैं कि ये कैसी लगती हैं। इनका हम परीक्षण के माध्यम से ये जानने का कोशिश करेंगे कि ये वाकई अम्लीय कब होंगी और क्षारीय कब होंगी। ठीक है, फिर एक चेतावनी देख लेते हैं। चेतावनी में ये है कि किसी भी वस्तु को तब तक मत चखिए जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा न जाए। अब किसी भी वस्तु को तब तक स्पर्श ना करें जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा न जाए। ऐसा आप नहीं करें कब तक, जब तक आपसे ऐसा करने को बोला नहीं जाए, यानी कि चखने को और छूने को। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई कोई जो खाद्य पदार्थ या जिनका परीक्षण करना है वो ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं, खाने योग्य नहीं होते हैं, तो वो हमारे लिए पॉइजनस भी हो जाते हैं। इसलिए ऐसा करने से मना किया जा रहा है। अब अम्ल और क्षारक को देख लेते हैं हम। अम्ल और क्षारक यानी एसिड्स एंड बेसेस, ये क्या कहलाते हैं। अब पदार्थ का स्वाद, जिन पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है उनको हम अमूमन क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। अब इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल होता है, यानी कि एसिड होता है। ऐसे पदार्थ की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति क्या होती है, वो अम्लीय होती है, यानी कि एसिडिक होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है। एसिड शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, लैटिन शब्द एसियर से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। एसियर का अर्थ होता है खट्टा, इसी से एसिड शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब देखते हैं कि सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, ठीक है, सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं, वो बेसिस कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय कहलाती है, यानी कि बेसिस कहलाती है। अब देखते हैं आगे कि कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय, इसका परीक्षण करने के लिए एक विशेष प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जाता है। अब कोई भी पदार्थ किस प्रकृति का है, उसकी प्रकृति क्या है, इसका जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार के पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं, यानी कि इंडिकेटर कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, इंडिकेटर्स कहलाते हैं। अब सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो इनका रंग बदल जाता है। इनका क्या होता है, रंग बदल जाता है। जैसे हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले सूचक हैं। ये सभी क्या हैं, हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ यानी कि चाइना रोज़ की पंखुड़ी आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं, यानी कि इंडिकेटर्स हैं। अब आप यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है उसको ध्यान से सुनेंगे और आप नोट डाउन जरूर कर लेंगे। 7th क्लास का एनसीईआरटी चल रहा है और इस एनसीईआरटी के सीरीज़ में आप बहुत कुछ पढ़ेंगे। अब ये आप ज़रूर नोट डाउन कर लेंगे कि सिरका में क्या होता है, कौन सा अम्ल होता है। क्या आप जानते हैं, ये अम्लों का नाम दिया हुआ है और किस में क्या होता है। सिरका में कौन सा अम्ल होता है, तो एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, चींटी का डंक, चींटी का डंक में कौन सा होता है, फार्मिक एसिड होता है इसमें। फिर नींबू, नींबू कुल की फल जैसे संतरा, नींबू आदि में क्या होता है, नींबू कुल यानी कि सिट्रस में क्या होता है, साइट्रिक एसिड यानी कि साइट्रिक अम्ल होता है। दही में लैक्टिक अम्ल होता है, दही में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। पालक में होता है ऑक्सेलिक अम्ल। इसी प्रकार आंवला, सिट्रिक फल, इसमें क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, विटामिन सी होती है। ठीक है, अब इमली, अंगूर, कच्चे आम, इनमें टारटरिक एसिड होता है। ठीक है, अब ये क्या है, ऊपर बताए गए सभी
अम्ल प्रकृति में पाए जाते हैं। यह ऊपर बताए गए सभी अम्ल प्रकृति में पाए जाते हैं। ये सारे क्या हैं, अम्लीय हैं। ऊपर वाले जितने भी मतलब ये टेबल जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या हैं, अम्लीय प्रकृति के हैं। इनको अम्ल कहा जाता है इन सभी को। अब नीचे कुछ क्षार दिए हुए हैं, ठीक है। अब चूने का पानी यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इनका केमिकल नेम है। चूने का पानी यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षारक का नाम है। इसमें ये क्षार होता है, ठीक है। अब खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक, इनमें क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये भी क्षारक ही हैं। अब साबुन में कौन सा होता है, साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अमूमन साबुन में पाया जाने वाला क्षारक है। अब दूधिया मैग्नीशियम यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसमें होता है, ठीक है। तो ये कुछ अम्ल और कुछ क्षार के प्रकार थे जो मैंने आपको बता दिया। अब हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक यानी कि नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। लिटमस एक प्राकृतिक रंजक, ठीक है, लिटमस ए नेचुरल डाई इसको बोलेंगे। ये क्या है, एक नेचुरल डाई है यानी कि रंजक है। अब सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक क्या है, लिटमस है। इसे लाइकेनो, ठीक है, से निष्कर्षित किया जाता है। सैक से इसके क्या किया जाता है, निष्कर्षित किया जाता है, निकाला जाता है। अब आसुत जल में इसका रंग, आसुत जल में इसका रंग माव यानी कि नील सोड़ होता है। जब इसे अम्लीय विलयन, जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है। इसको जब अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो क्या यह होता है, लाल हो जाता है। और क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। यह विलयन के रूप में भी होता है और पेपर सीट के भी रूप में उपलब्ध होता है, जिसमें जिन्हें लिटमस पत्र कहते हैं। यह जो पेपर के रूप में उपलब्ध होता है इनको क्या कहते हैं, लिटमस पेपर कहते हैं। सामान्यतः यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। सामान्यतः यह किस में उपलब्ध होता है, तो नीले और लाल लिटमस पेपर के रूप में अवेलेबल होता है ये, ठीक है। अब इनका इस्तेमाल ये देख सकते हैं आप, लाइकेन और फिर आप लाल और नीला लिटमस पत्र, ये ऊपर आप ए जो देख रहे हैं फिगर, ये है लाइकेन, और नीचे के जो दोनों हैं पेपर के रूप में हैं वो आपके नीले और लाल लिटमस पत्र हैं। यह लाल लिटमस पत्र और ये नीला लिटमस पत्र, आप कलर के रूप में इसका व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या हम देखते हैं क्रियाकलाप के माध्यम से। क्रियाकलाप बिल्कुल पढ़ने के लिए है, आप इसमें ही सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा जो एग्जाम्पल के साथ दिया रहता है। प्लास्टिक के किसी प्याले, जल्दी जल्दी मैं पढ़ देता हूँ। प्लास्टिक के किसी प्याले, कटोरे या परख नली में नींबू का रस लेकर उसमें थोड़ा पानी मिलाइए, ठीक है। अब ड्रॉपर की सहायता से उपयुक्त विलयन की एक बूंद को लाल लिटमस पत्र पर डालिए। लाल लिटमस पत्र पर आपको डालने के लिए कहा जाता है। अब इसका परीक्षण करेंगे तो देखें क्या पाते हैं। क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन होता है, आप यह देखिए कि क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन हो रहा है। इसी परीक्षण को नीले लिटमस पत्र के साथ दोहराइए। नोट कीजिए कि क्या रंग में कोई परिवर्तन हो रहा है। इसी क्रियाकलाप को निम्नलिखित पदार्थों के साथ दोहराइए। ये जितने सारे पदार्थ आपके दिए हुए हैं इनको उसके साथ दोहराने के लिए कहा जा रहा है और प्रेक्षण करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। अब क्या होता है कि क्या आपकी सूची में कुछ ऐसे विलयन हैं जिनका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं होता है, यानी कि आप इन सभी पदार्थों को, इन सभी जैसे आपके नलके का पानी है, अपमार्जक यानी डिटर्जेंट का घोल है, और वातित पेय पदार्थ यानी कि साबुन और साबुन का विलयन, इन सभी चीज़ों को आप जब कर रहे हैं परीक्षण, इस पर लाल और नीले लिटमस पत्र के साथ जब इन क्रियाकलापों को दोहरा रहे हैं तो क्या इसमें कुछ ऐसे भी हैं जिनके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये परीक्षण आपको करने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे विलयन, ठीक है, अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते उदासीन विलयन कहलाते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, उदासीन विलयन यानी कि न्यूट्रल सॉल्यूशंस कहलाते हैं। ये क्या कहलाएंगे, जो इनके रंगों को परिवर्तित नहीं करते हैं वो उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारकीय होते हैं, ठीक है। ऐसे पदार्थ क्या होते हैं, न तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारकीय होते हैं।
अब यहाँ हम देख लेते हैं कि कैसे आप इनको बनाएंगे, यानी कि आप चूना पानी को कैसे बनाएंगे। ठीक है, चूने का पानी बनाने के लिए किसी बोतल में चूने की कुछ मात्रा पानी में घोलिए। चूना आप देखे होंगे जो कि चौक टाइप का होता है, वो उसको आप बोतल में लेकर के घोल लेंगे। विलयन को भली भांति हिलाकर कुछ देर रखा रहने दीजिए। अब बोतल के ऊपरी भाग में कुछ द्रव को किसी बर्तन में निथार लीजिए, यानी कि छान लीजिए। यह द्रव ही चूने का पानी होगा। यह द्रव, ऐसा द्रव जब आप प्राप्त कर लेंगे छान करके, चूना घोल के और उसको बढ़िया से मिला करके और छान लेंगे, यानी कि अलग कर लेंगे पानी को, यह द्रव क्या कहलाएगा? चूने का पानी कहलाएगा। ठीक है, अब देखते हैं उदासीन। आप समझ लिए, उदासीन को आप देख लिए। अब हल्दी एक अन्य प्राकृतिक सूचक। ठीक है, हल्दी क्या है? एक अन्य प्राकृतिक सूचक, यानी कि टर्मरिक इज क्या? अनदर नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, अब देखते हैं ये हल्दी के बारे में कि यह कैसे प्राकृतिक सूचक है। 1 चम्मच हल्दी पाउडर लीजिए। 1 चम्मच हल्दी का पाउडर लीजिए और इसमें थोड़ा जल मिलाकर इसका पेस्ट बनाइए। ठीक है, अब स्याही सोख्ता यानी कि ब्लॉटिंग पेपर, स्याही सोख्ता या फिल्टर पत्र पर हल्दी का पेस्ट लगाकर हल्दी पत्र बनाइए और उसे सुखा लीजिए। हल्दी पत्र की पतली पतली पट्टियाँ काट लीजिए। ठीक है, इसको सुखा करके आपको पतली पतली इसका पट्टी काट लेना है। हल्दी पत्र की पट्टी, जो हल्दी पत्र की पट्टी है, 1 बूंद साबुन का विलयन डालिए। इस पर 1 बूंद क्या करना है? आपको साबुन का विलयन डालना है। आप क्या देखते हैं? अब आप जब साबुन का विलयन डाल रहे हैं तो इसमें आप क्या देखेंगे? इसी प्रकार सारणी 5.3 में दिए गए विलयनों का, इसमें आप अभी इसमें दिया तो नहीं है, लेकिन आप जब परीक्षण करेंगे, ठीक है, इस तरह से परीक्षण करेंगे तो आप पाएंगे कि यह लाल हो जाता है। ठीक है, जब हल्दी पर आप ये साबुन का विलयन डालेंगे तो यह देखेंगे आप कि यह लाल हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से यह, अब मैं समझ गया कि मेरी सफ़ेद कमीज पर पड़ा हल्दी का दाग साबुन के धोने पर लाल क्यों हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि आप देखेंगे कि वह लाल हो जाता है। यह क्यों होता है? क्योंकि ये प्राकृतिक सूचक है हल्दी। ठीक है, टर्मरिक जो है वो प्राकृतिक सूचक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन का विलयन क्षारकीय होता है। ठीक है, अब क्षार का परीक्षण आप कर लिए, किससे? हल्दी पर। अब सूचक के रूप में गुड़हल का पुष्प। ठीक है, चाइना रोज एज इंडिकेटर्स। चाइना रोज यानी कि गुड़हल का जो फूल है वो इंडिकेटर कैसे है, अब इसको जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। गुड़हल के पुष्प की कुछ पंखुड़ियाँ एकत्र कीजिए और उन्हें किसी बीकर में रख दीजिए। इनमें थोड़ा गर्म जल मिलाइए, इनमें थोड़ा गर्म जल मिला दीजिए। मिश्रण को कुछ समय तक रखिए, मिश्रण को कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ दीजिए जब तक जल रंगीन ना हो जाए। ठीक है, तब तक इसको छोड़ना है जब तक जल क्या है? रंगीन ना हो जाए। रंगीन जल को सूचक, अब रंगीन जल को सूचक के रूप में उपयोग कीजिए। इस सूचक की 5-5 बूंदें सारणी 5.4 में दिए गए प्रत्येक विलयन में मिलाइए। ठीक है, सारणी है ये 5.4। अब इसमें सब में मिलाने को कहा जा रहा है, यानी कि शैम्पू में, नींबू के रस में, सोडा में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का विलयन, इन सब में, सिरका में, इन सब में मिलाने के लिए आपसे कहा जा रहा है। सूचक का अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयनों पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह जो सूचक है इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब गुड़हल के पुष्प का, ये जो गुड़हल का पुष्प है यानी कि चाइना रोज है, अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी यानी कि मैजेंटा और क्षारकीय विलयनों को हरा कर देता है। ठीक है, जो भी गुड़हल का पुष्प जो है सूचक है और यह अम्लीय विलयन को गहरा गुलाबी यानी कि मैजेंटा कर देगा और क्षारकीय विलयनों को हरा कर देता है। क्रियाकलाप 5.4 को, शिक्षक शिक्षिका से अपेक्षित है कि वे अपने विद्यालय की प्रयोगशाला अथवा आसपास के किसी विद्यालय से निम्नलिखित रसायनों के तनु विलयन लें। ठीक है, उनसे यह अपेक्षा किया जा रहा है कि आप इनको लेंगे, ऐसे तनु विलयन को, निम्नलिखित जो रसायनों के तनु विलयन हैं उनको आप लेंगे, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड तथा और किन को लेना है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लेना है, यानी कि चूने का पानी लेना है। इनमें से प्रत्येक विलयन पर 3 सूचकों के प्रभाव को प्रदर्शित कीजिए। जो तीनों सूचक हैं इनके प्रभाव को आप प्रदर्शित कीजिए, प्रेक्षण कीजिए। ठीक है, अब ये चेतावनी
देख लेते हैं। प्रयोगशाला अम्लों और क्षारकों के रख रखाव तथा उपयोग के अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। प्रयोगशाला जो है अम्लों और क्षारकों के रख रखाव तथा उपयोग में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यह संक्षारक प्रकृति के होते हैं जो त्वचा में जलन उत्पन्न करते हैं और उसे हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, इनको आप मतलब यूज करेंगे तो सावधानी से यूज करेंगे। अब उदासीनीकरण के बारे में पढ़ते हैं। क्या है न्यूट्रलाइजेशन? ठीक है, इसको देख लेते हैं। उदासीनीकरण क्या है? हमने पढ़ा है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को, हमने यह पढ़ लिया है कि अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, अब यह देखें कि जब किसी अम्ल को किसी क्षारक में मिलाया जाता है तो क्या होता है। अम्ल को जब क्षारक में मिलाते हैं तो क्या होता है। हम जो अब सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं, जिसका आपने कभी उपयोग नहीं किया है, यह बताया जा रहा है आपको कि जो अब हम लोग जिस सूचक का, जिस इंडिकेटर का उपयोग करने जा रहे हैं, उसका अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसे हम क्या कहते हैं? फिनोल्फथेलिन, यह कहलाता है फिनोल्फथेलिन, हम इसको कहते हैं। अब क्रियाकलाप 5.5 के माध्यम से हम इसका यूज करके देखेंगे। यह क्रियाकलाप शिक्षक द्वारा कक्षा में निर्देशित किया जाना चाहिए। यह क्रियाकलाप जो है वह शिक्षक से यह उम्मीद की जाती है कि आप इसे करके जरूर दिखाएंगे। किसी परख नली के 1/4 भाग को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भर लीजिए। जो आपको यह नीचे 5.4 क्रियाकलाप में ये सभी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, इन सभी को इकट्ठा करने के लिए कहा जा रहा था। अब उसी को क्या करना है कि किसी परख नली में 1/4 भाग को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भर लीजिए, भर लेना है इसको। अब क्या करना है, इसका रंग नोट कीजिए। अब इसका कलर जो है आप देखते रहेंगे, इसका परीक्षण करते रहेंगे, प्रेक्षण करते रहेंगे। फिनोल्फथेलिन विलयन के रंग को भी नोट कीजिए। अब इसका फिनोल्फथेलिन जो विलयन है उसके रंग को भी आप नोट कीजिए। सूचक के 2-3 बूंद अम्ल सूचक के 2-3 बूंद अम्ल में मिलाइए। सूचक का जो 2-3 बूंद है उसको अम्ल के साथ मिलाइए। इस तरीके से अम्ल के साथ इसको मिलाना है। आप परख नली को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, इस तरीके से इनको मिलाना है इसमें। अब क्या करना है कि परख नली को धीरे धीरे हिलाइए। परख नली को आप धीरे धीरे हिलाएंगे। क्या आपको अम्ल के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? आप यह देखने का कोशिश करें कि इसके रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है कि नहीं। अम्लीय विलयन में ड्रॉपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद मिलाइए। जो अम्लीय विलयन है उसमें क्या कीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद डालिए। अब परख नली को धीरे धीरे हिलाइए। क्या विलयन के रंग में कोई परिवर्तन होता है? इस स्थिति में भी आप देखेंगे कि क्या उसके रंग में कोई परिवर्तन होता है। अब विलयन को निरंतर हिलाते हुए बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन डालना तब तक जारी रखिए जब तक कि हल्का गुलाबी रंग न आ जाए। यह तब तक करना है आपको कि जब तक हाइड्रोक्साइड यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन तब तक डालना जारी रखिए जब तक कि हल्का गुलाबी रंग न आ जाए इसमें। अब इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 1 बूंद और मिलाइए। क्या अब आप क्या देखते हैं, इसको आप नोट कीजिए। क्या विलयन पुनः रंगहीन हो जाता है? अब क्या आप देखते हैं कि पुनः यह विलयन जो है वो रंगहीन हो जाता है। फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें क्या करना है कि फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें मिलाना है। अब क्या रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन पुनः गुलाबी हो जाता है। अब आप यह देख रहे हैं कि विलयन जो है वो पुनः गुलाबी हो गया। यह स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारकीय होता है तो फिनोल्फथेलिन गुलाबी रंग देता है। इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो यह रंगहीन रहता है, मतलब यह कोई रंग नहीं देता है। अब जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। यहाँ यह पॉइंट देखने वाली बात है, देखने लायक है कि जब किसी अम्लीय विलयन को क्षारकीय विलयन में मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं, उदासीन कर देते हैं, यानी कि न्यूट्रल कर देते हैं। ठीक है, जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति न तो अम्लीय रहती है और न ही क्षारकीय। दूसरे शब्दों में इसको बोलें, दूसरे शब्दों में अम्ल तथा क्षारक दोनों की ही प्रकृति लुप्त हो जाती है। ठीक है, दोनों की ही प्रकृति क्या होती है, दोनों का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो
डिसअपियर हो जाता है, लुप्त हो जाता है। इस प्रकार बना विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारकीय। इस प्रकार का बना अम्लीय विलयन क्या होता है, न तो अम्लीय होता है न क्षारीय होता है। उदासीनीकरण के तत्काल बाद परख नली को स्पर्श करें। उदासीनीकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन के तुरंत बाद आपको क्या करना है, परख नली को अनुभव कीजिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है। इससे क्या होगा, आपको हीट निकलता हुआ दिखाई देगा, अर्थात निर्मुक्त होती है। निकलता है हीट यानी कि उसे निर्मुक्तता बाहर निकलता है। निर्मुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ा देता है। निर्मुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया जो होता है मिश्रण का ताप बढ़ जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है। यह जब हम न्यूट्रलाइजेशन करते हैं तो एक नया पदार्थ निकलता है, नया पदार्थ बनता है जिसको कि हम लवण कहते हैं, यानी कि सॉल्ट ये होता है। लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति का होता है। यह ना तो अम्लीय होता है न क्षारीय होता है, तो उदासीन प्रकृति का, मतलब ये सबका यह लवण जो है अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति का होता है। इनमें तीनों के कैरेक्टर्स होते हैं। अतः उदासीनीकरण को निम्न रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब इसको उदासीनीकरण को इस रूप में आप परिभाषित कर सकते हैं, किसी अम्ल को किसी क्षारक के बीच होने वाले अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में क्या होता है आपको कि नया पदार्थ बनता है, एक नया चीज बनता है, वो लवण है और जल है। यह इस किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया, अम्ल और क्षारक के बीच में होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण कहलाती है। अब इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ, ऊष्मा तो निकलता ही है, उसके साथ साथ क्या होता है, लवण और जल भी निर्मित होता है। ठीक है, यहाँ आप लवण की जरूर ये देख लेंगे, लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति का होता है। ठीक है, इसमें तीनों होते हैं। अब क्या है कि क्या आप अम्ल वर्षा शब्द से परिचित हैं, यानी कि अम्ल वर्षा जो होता है उससे आप परिचित हैं, उसके बारे में आप जानते हैं। क्या आपने कभी अम्ल वर्षा के क्षतिकारी प्रभाव के बारे में सुना है? आपने अम्ल वर्षा के क्षतिकारी प्रभावों के बारे में सुना है? यह क्या होता है, खेती के लिए हानिकारक होता है, हमारी मृदा के लिए हानिकारक होता है, सॉइल के लिए हानिकारक होता है। जैसा कि नाम से पता चलता है कि जब वर्षा में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। यह नाम से ही अम्ल वर्षा ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें क्या होता है, उस जल में जो बारिश के रूप में हमारे धरती पर आती है तो क्या होता है, उसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा होता है, तब यह क्या कहलाता है, अम्ल वर्षा। वर्षा जल में ये अम्ल कहाँ से आते हैं? अब वर्षा का जो जल है इसमें अम्ल कहाँ से आते हैं? वर्षा जल अम्लीय इसलिए होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे गैसें जो वायु में प्रदूषकों के रूप में निर्मुक्त होती हैं, ये उपस्थित होती हैं। क्या होता है आपका, जो ये प्रदूषक हैं, आप ध्यान देंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैस जो वायु में प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त होते हैं, अब वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, ठीक है, और सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचा सकती हैं। यह क्या होता है, भवन को आप सुने होंगे कि ताजमहल की जो सफ़ेदी है, जो संगमरमर का उसका प्राकृतिक नेचुरल जो चमक था वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार के वर्षा और कुछ पॉल्यूशन के कारण उसके कलर में परिवर्तन हो रहा है। यह ऐतिहासिक भवनों को और पौधों को, जंतुओं को क्षति पहुंचाते हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ जो हमने पढ़ा था कि किसी अम्ल, यहाँ जो हमने पढ़ा था उसको हम नीचे की प्रतिक्रिया के द्वारा, नीचे के रिएक्शन के द्वारा समझते हैं कि किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ा। अब क्या है, अम्ल और क्षार के बीच में यहाँ पे प्रतिक्रिया हो रही है, रिएक्शन हो रहा है। इसमें देखिए अम्ल प्लस क्षार, अब यहाँ बन रहा है आपका लवण, जल और ऊष्मा निर्मुक्त हो रही है। निम्नलिखित अभिक्रिया इसका उदाहरण है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH
और फिर क्या होता है, इसमें सोडियम क्लोराइड आपका बनता है, NaCl बनता है, लवण, और फिर उसके बाद जल H2O और ऊष्मा निर्मुक्त हो रही है। तो आप इस रूप में इसको समझ सकते हैं। अब आप देखेंगे दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण, हमारे दैनिक जीवन में उदासीनीकरण का क्या क्या उदाहरण है, इसको हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। दैनिक जीवन में क्या क्या उदासीनीकरण के एग्जाम्पल्स हैं हमारे डेली लाइफ में। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशंस इन एवरीडे लाइफ। हमारे जो दैनिक जीवन में क्या क्या उदाहरण हमको न्यूट्रलाइजेशन के देखने के मिलते हैं। अपाचन, अब क्या होता है इसमें, अपाचन पहला होता है कि आप एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, जब आप दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण देखते हैं, उसमें हम पहला अध्ययन अपाचन के रूप में करते हैं, यानी कि इनडाइजेशन के रूप में करते हैं। अब हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, पता है हम लोगों को, हमने पिछले अध्यायों में पढ़ लिया है कि क्या क्या अमाशय से स्रावित होता है और क्या क्या कैसे कैसे वो पाचन में सहायक होता है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो उस वीडियो को जरूर देख लेंगे। हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। आप अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं कि यह भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है, लेकिन अमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है। जब एसिड ज़्यादा फॉर्म होने लगता है, यानी कि बनने लगता है हमारे अमाशय में, स्टोमच में, तो क्या होता है, अपाचन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी अपाचन काफ़ी कष्टदायक हो जाता है। यह जो अपाचन है यानी कि इंडाइजेशन जो है वह क्या करता है, कष्टदायक हो जाता है हमारे शरीर के लिए। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूधिया यानी कि मैग्नीशियम जैसे कोई प्रति अम्ल लेते हैं। क्या करते हैं हम कि अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूधिया मैग्नीशियम जैसे कोई प्रति अम्ल लेते हैं जिनमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। अब देखते हैं चींटी का डंक। ठीक है, चींटी का डंक यानी कि एंट बाइट जो होता है उसको निष्क्रिय करने के लिए क्या करते हैं। अब जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। क्या हमने ऊपर पढ़ लिया है कि चींटी के डंक में क्या होता है, फार्मिक एसिड होता है। ठीक है, चींटी के डंक में क्या होता है, फार्मिक एसिड होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऊपर हमने पढ़ा था कि चींटी के डंक में फार्मिक एसिड होता है, और जो आपका ये खट्टे फल होते हैं उनमें साइट्रिक एसिड होता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ चींटी के डंक, फार्मिक एसिड। चींटी के डंक में क्या होता है, फार्मिक एसिड होता है। ठीक है, अब यह देखते हैं कि जब चींटी काटती है, चींटी डंक करती है हमारे शरीर में, तो वह हमारे शरीर में क्या करती है, अम्ल को छोड़ देती है। अम्ल को क्या करती है, हमारे शरीर के अंदर डाल देती है, और उसका क्या रिएक्शन होता है उसके बारे में हम देखेंगे और न्यूट्रलाइजेशन को समझेंगे। ठीक है, जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का, डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलेमाइन विलयन मल कर उदासीन किया जा सकता है। क्या करके किया जा सकता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलेमाइन का विलयन जो है आप मल कर इसके डंक को क्या कर सकते हैं, निष्क्रिय कर सकते हैं, उदासीन कर सकते हैं, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। यानी कि जब आप जिंक कार्बोनेट युक्त आप सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैलेमाइन उस पर मलेंगे तो इसका जो डंक का आपका मल रहे हैं इस पर, तो डंक का प्रभाव क्या होगा, निष्क्रिय हो जाएगा। ठीक है, अब मृदा उपचार। ठीक है, सॉइल ट्रीटमेंट क्या होता है इसको देख लेते हैं, इसका कैसे उदासीनीकरण किया जाता है। रासायनिक उर्वरक का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। देखे होंगे कि किसान अगर खेतों में बहुत ज़्यादा उर्वरक का इस्तेमाल कर लेता है तो क्या होता है, ये मृदा अम्लीय हो जाती है। अब इनको क्या किया जाता है कि यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारीय हो तो पादपों यानी कि पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती है। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो इसे बिना बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है।
अब क्या है, ध्यान देंगे आप, जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे बिना बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। इसको उसमें मिट्टी में दिया जाता है। यदि मृदा क्षारकीय हो, जब मृदा क्षारकीय हो जाती है तब उसमें क्या किया जाता है, तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ कंपोस्ट खाद, ठीक है, मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं जो उसकी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। इनको आप जरूर नोट डाउन करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी सारा कुछ चल रहा है। अब कारखानों से जो अपशिष्ट हैं यानी कि फैक्ट्री वेस्टेज जो हैं उनको कैसे उदासीन किया जाता है, ठीक है, उनको कैसे न्यूट्रलाइजेशन, उनका कैसे न्यूट्रलाइजेशन किया जाता है। अब अनेक कारखानों के अपशिष्ट यानी कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थ को सीधे ही जलाशयों व नदियों में बहने दिया जाए यानी कि विसर्जित कर दिया जाए तो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर सकते हैं। अतः कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों व नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिला करके उदासीन इनको किया जाता है। ये हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हम जल्दी जल्दी से देख लेते हैं कि क्या है इसका पूरा सारांश, ठीक है, इस चैप्टर का पूरा सारांश क्या है। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, सामान्यतः क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है तथा उनका स्पर्श साबुन जैसा होता है यानी कि चिपचिपा होता है। अब अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षारक जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। वे पदार्थ जो न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारकीय, वे उदासीन कहलाते हैं। अब ऐसे पदार्थों के विलयन जो अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयन में भिन्न रंग को दर्शाते हैं वह सूचक कहलाते हैं यानी कि इंडिकेटर्स कहलाते हैं। अब अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं। अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति के होते हैं। ये सभी प्रकृति के होते हैं, ये अम्लीय भी होते हैं, क्षारकीय भी होते हैं और उदासीन भी होते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका ये चैप्टर जो हम अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ रहे थे वो खत्म हो चुका है। और क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण जो नीचे दिया रहता है, हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में एक अम्ल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल मतलब डीएनए होता है, ठीक है। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में एक अम्ल जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक यानी कि डीएनए इसको हम बोलते हैं, इसका पूरा नाम होगा अम्ल अथवा डीएनए होता है। यह शरीर के अनेक व्यक्तिगत गुणों जैसे हमारे रंग, रूप, आँखों के रंग, ऊंचाई आदि का निर्धारण करता है कि ये सभी प्रोटीन क्या करता है, यह निर्धारित करता है हमारे जो भी हेरिडिटी को, मतलब ये जो वंश है उसको यह पहचान देता है कि हम किसके पुत्र हैं वो, और आगे जो हमारे पुत्र हैं उनका पहचान, ये सारा आप कर सकते हैं। यह अम्ल के रूप में होता है क्या, डीएनए। और सभी प्रोटीन जो कि हमारी कोशिकाओं के भाग होते हैं भी अमीनो अम्ल से बने होते हैं। प्रोटीन जो होता है वो भी एक क्या होता है, एसिड से ही बना होता है। हमारे शरीर में पाए जाने वाली वसा अम्ल होती है, यानी कि हम अपने शरीर में भी बहुत तरह के अम्ल को देख सकते हैं, जान सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं, डीएनए के रूप में, अमीनो एसिड के रूप में और फिर वसा यानी कि फैटी एसिड के रूप में। ये सभी क्या हैं, अम्ल ही हैं जो हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप में विद्यमान रहते हैं। तो यह चैप्टर पूरा का पूरा आपका ख़त्म हो चुका है। आप इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।